हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Biot-Savart's law. Using this law, find the expression for the magnetic field at the center of the circular coil of N turns. Radius R carrying current I. Sketch the magnetic field for the circular current to clearly indicating the direction of the field. तो ये जो Biot-Savart's law वाला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना है। इसके अंदर सबसे पहले हमें स्टेट करना होगा Biot-Savart's लॉ क्या होता है। चलिए इसको हम देखते हैं। हमारे पास कोई ये एक कंडक्टर है फ्रॉम X टू Y, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और इसका L जो है वो लेंथ है। हम इसमें से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL सिलेक्ट कर लेते हैं और इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी किसी पॉइंट P के ऊपर वो हमें फाइंड करनी है। और फिर हम स्मॉल एलिमेंट की जब मिल जाएगी हमें तो इसको इंटीग्रेट करके हम for the whole element we can find out the value of magnetic field due to this length, this conductor of length L. तो इसमें कहीं पर भी जिस पॉइंट के ऊपर आपने एक लेंथ एलिमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इस लेंथ एलिमेंट और जो लाइन ज्वाइनिंग है इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट P के साथ, वो एंगल हमारा थीटा यहाँ बनता है। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट dl and this distance, this line whose length is r. तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर dB as per Biot-Savart's law, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं आइए हम देख लेते हैं। The magnetic field due to small element of current carrying conductor is directly proportional to the current I. तो पहला फैक्टर है करंट I, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ ऑफ द एलिमेंट लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन DL एंड R, और जो हमने ये थीटा एंगल यहाँ पर बताया है इसके साइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है पॉइंट P की लेंथ एलिमेंट से इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे और इक्वल साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर म्यू नॉट जो है वो है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। उस सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो गए, करंट I, लेंथ DL, साइन ऑफ द एंगल, square of the distance, and this constant, this is the magnetic field dB at point P. और आप जानते हैं म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होती है 10⁻⁻7। Now we have to write this Biot-Savart's law in vector form. वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो एंगल है थीटा, दिस इज बिटवीन DL and R. So as you know that A cross B can be written as AB sin theta into any unit vector. So we have to convert this DL sin theta into this form, but the other vector is not there, so we have to include a unit vector to make it a cross product form. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DL क्रॉस R यूनिट वेक्टर हो। और आप जानते हैं कि जो ये यूनिट वेक्टर है बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे हम DL, तो ये आपका बन जाएगा R अपॉन R। तो एक R तो पहले से ही R स्क्वायर पहले से था, तो यहाँ पर फिर वो जो एडिशनल R आया है कि स्क्वायर जो है वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास ये dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I dl cross R unit vector upon R square.
और ये जो आर यूनिट वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर। This r will get multiplied here because this we can put the value of r unit vector as this one. तो ये बन जाएगा r cube. So we can write the Bayes-Savart law in vector form. तो हम वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो जहां तक डायरेक्शन की बात है, आप देख सकते हैं कि इसको राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने अपने राइट हैंड को इस तरह से पकड़ना है कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, कंडक्टर की डायरेक्शन में थंब हो। तो जो आपकी फिंगर्स का कर्ल है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन करंट की थी और ये फिंगर्स का कर्ल जो है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic field by right hand thumb rule. Now let us move to the next question. Derive an expression for the magnetic field at a point on the axis of a current carrying circular loop. Or using Biot-Savart's law, derive an expression for the magnetic field at any point on the axial line of current carrying conductor circular loop. Hence find the magnetic field of the hence find the magnitude of the magnetic field intensity at the center of the circular coil. So these are the different ways in which this question can be asked. और ये कई बार देखिए PYQs का पार्ट है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो हाउ वी कैन डू इट, इसके अंदर हमने सबसे पहले जो हमारा सर्कुलर लूप है इसको कंसीडर कर लेना है। ये सर्कुलर लूप एक करंट आई है, करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं। और ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर लूप देयर इज a magnetic field around it and your attention is to find magnetic field on its axial line. इस जो ये सर्कुलर लूप है या रिंग है आप कह सकते हैं, इसके एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है किसी पॉइंट के ऊपर। तो हम पी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आपने एट द टॉप बिल्कुल यहाँ टॉप के ऊपर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेना है, दैट इज डीएल। डीएल इज द वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट और जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, थ्रू टेंजेंट टू दिस सर्कुलर लूप होगी। और आप देख सकते हैं कि जो टेंजेंट होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, ये देख सकते हैं आप, ये सॉरी दिस इज वाई जेड प्लेन। जो टेंजेंट होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। दिस इज योर टेंजेंट टू दिस लेंथ एलिमेंट। और जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पॉइंट पी के साथ, दिस इज लाइन इन द एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो एनी लाइन इन द वाई जेड प्लेन, यहां पर कोई भी लाइन हो इस प्लेन में और दूसरी लाइन हो हमारी एक्स वाई प्लेन में, उन दोनों के बीच में ऑलवेज एंगल जो है 90 डिग्री का रहेगा। तो दैट इज व्हाई द एंगल बिटवीन DL एंड R इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या थीटा डैश भी कह सकते हैं क्योंकि थीटा हमें दूसरे कंटेक्स्ट में यहाँ पर यूज करना है। तो व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग, और इसके ऊपर हम क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इसमें बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे तो जो dB की वैल्यू होती है IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर थीटा हम 90 डिग्री लेने वाले हैं। और ये 90 डिग्री सभी केसेस में, चाहे आप लेंथ एलिमेंट कहीं भी क्यों ना ले लें इस रूप में, तो सभी केसेस पे थीटा जो है वो 90 डिग्री रहेगा। और ड्यू टू द वेरी रीजन कि जो लेंथ एलिमेंट है वो इस प्लेन में रहता है और जो आपकी लाइन ज्वाइनिंग है इसके साथ वो इस प्लेन की वाइडेड प्लेन की ऑलवेज perpendicular रहेगी। तो that's why we are always using that angle between DL and R as 90 degree। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और आपने ये जो थीटा है
इसको बायोट सावर्ट्स वाले थीटा से कंफ्यूज नहीं करना है। ये बस इस एक्स वाई प्लेन में जो हम ये यहाँ पर ये ट्रायंगल जो बनी है एक्स वाई प्लेन में, ये हमारी लाइन ज्वाइनिंग टू दिस पॉइंट टू दिस लेंथ एलिमेंट मेकिंग विद दिस वर्टिकल इस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम थीटा लेते हैं। ये बायोट सावर्ट्स लॉ में जो थीटा होता है वो थीटा नहीं है। तो चलिए हम आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। तो हम यहाँ पी के ऊपर नेगेटिव फील्ड अगर फाइंड करना चाहें तो वी कैन अप्लाई इजीली द बायोट-सावर्ट्स लॉ, mu naught upon 4 pi I current flowing in the conductor dl is the length element. Fine, see that it is 90 degree now. Instead of theta it is 90 degree. R square is the distance. तो क्योंकि साइन 91 होता है तो इसलिए dB की वैल्यू इसमें ऐसे हम लिख सकते हैं। Further, this R can be calculated using Pythagoras law. ये R है, ये X है, ये R है, तो ये R जो है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो हम आर स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें ये टोटल फील्ड को फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हमें इस डायग्राम को फिर से ध्यान से देखना होगा। आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये जो थीटा है, दिस एंगल थीटा is with this radius of this loop and the line joining this part P to this length element. अब आप जानते हैं कि ये जो BL एलिमेंट है और जिस प्लेन में ये लाइन ज्वाइनिंग, इस प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड रूल से ऑलवेज आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और अपनी पाम यानी कि हथेली को, अपनी हथेली को इस डायरेक्शन में यानी कि फिंगर्स हमारी इस तरफ हों, हमारी फिंगर्स इस तरफ हों, तो पाम की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ राइट हैंड रूल। तो डेफिनेटली इस पॉइंट, इस लाइन को ज्वाइन करते हुए ये जो डी बी है ये इसके साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। और ये एंगल थीटा कैसे बनेगा? क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर कोई एंगल थीटा हो तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा ही बनता है। तो आप देखिए ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा यहाँ पर बनने वाला है। तो ये जो एंगल थीटा यहाँ पर बना तो दो कंपोनेंट बनेंगे डीबी के, मैग्नेटिक फील्ड के। ये डीबी साइन थीटा होगा और ये डीबी कॉस थीटा होगा। क्योंकि लूप जो है वो सिमेट्रिकल है तो ऐसा लेंथ एलिमेंट यहाँ पर भी होगा। तो जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ डीबी बनेगा और यहाँ भी सेम ऐसे ही डीबी साइन थीटा बन जाएगा, लेकिन कॉस कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन ही होगा। तो आप देखिए कि डीबी जो साइन थीटा कंपोनेंट्स हैं हम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओनली हमारे पास कॉस कंपोनेंट्स यहाँ पर बचेंगे। तो हमें अगर पी पॉइंट पर एक्सेल लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना हो तो हम डीबी कॉस कंपोनेंट को ही इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि हम बी निकालने के लिए डीबी कॉस कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। और इस ट्रायंगल में जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस आपका आर है और हाइपोटेन्यूस जो है वो आपका पाइथागोरस लॉ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस वैल्यू आर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट हो गया और ये हमने जो डीबी की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी इसको यहाँ पर रख दिया गया और ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो
ये जो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 + 1/2 जो है 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो गया। और जो कांस्टेंट है इसमें, दिस इज अ कांस्टेंट एंड देन करंट I is fixed, that is running in the loop for a particular instant, and dl, because you are finding out dl is a variable and all others are constants. Radius, distance x, r, everything, all these will be constants. So only variable will be this length. तो इस लेंथ एलिमेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे, जो कि एक्चुअली इस लूप का सर्कमफ्रेंस है। तो इस सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ गया और ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पर हो गई। और जो न्यूमरेटर में है ये म्यू नॉट आई आर और ये आर जो है स्क्वायर में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेल्फ पॉइंट। तो इस तरह से आपने ये डेरिवेशन को करना है। नाउ if you are moving your एक्सेल पॉइंट टू द सेंटर, अगर एक्सेल पॉइंट को इस पॉइंट पे को यहाँ पर मूव कर देते हैं सेंटर पर, तो ये x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो दिस डेरिवेशन reduces to this one because this will be 0, so we are remain with this one, and here this r square and r cube may be cancelled, so this is the value at the center। इसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। A straight long wire of uniform circular cross section of radius a is carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across the cross section. Use Ampere's circular law to obtain a relation showing the variation of magnetic field. B are inside and outside the wire with distance r less than equal to a, r greater than a of the field point from the center of its cross section. What is the magnetic field at the surface of this wire? Plot a graph showing the nature of this variation. This is an important question, कई बार एग्जाम में आया है और इसकी लॉन्ग स्टेटमेंट को देखकर आपने इससे घबराना नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। इसमें 2 पार्ट हैं। पहले आपने एम्पियर सर्किट लॉ को जो है उसको उसकी स्टेटमेंट को लिखना है और उसकी जो डेरिवेशन है उसको बताना है। फिर उसका एक सब केस है, उसको एक वायर के लिए हमें डिस्कस करना है। तो चलिए इसमें एक और सब केस यहाँ है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट a/2 above the surface of wire and a/2 below its surface. What is the maximum value of the field of this wire? तो जैसा मैंने कहा था कि ये एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है। पहले हम एम्पियर सर्किट लॉ की डेरिवेशन को देखते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ किसी स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए अगर उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो किसी पॉइंट के ऊपर जो उससे आर डिस्टेंस पर हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। आपने देखा था कि जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो भी इसी पर्पज के लिए यूज होता है। एम्पियर सर्किट लॉ में और बायोट-सावर्ट्स लॉ में बस इतना ही डिफरेंस है कि बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो कंडक्टर है वो जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिकल हो, वो कैसे भी शेप का हो सकता है। जैसे कि हमने इस तरह का कंडक्टर लिया या कोई सर्कुलर लूप लिया या किसी तरह का भी कोई कंडक्टर हो सकता है। सबके लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है हमें इंटीग्रेशन से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को किसी पॉइंट के ऊपर बताता है। लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ में ये जरूरी है कि कंडक्टर इनफाइनाइट हो और स्ट्रेट हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसके लिए एम्पियर सर्किट लॉ को यूज किया जाता है। इसको यूज करने का कारण ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है। इसमें कैलकुलेशन करनी मैग्नेटिक फील्ड की
ईजी रहती है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। What actually the statement of Ampere's circuital laws. It states that line integral of magnetic field out a closed loop line integral PTL of magnetic field in a closed loop, this is circular closed loop, is equal to the mu naught times the current adding to या flowing through the conductor. कि जितना करंट कंडक्टर में से फ्लो कर रहा होगा उसका म्यू नॉट टाइम्स जो है वो बी डी एल का लाइन इंटीग्रल होगा क्लोज्ड लूप के लिए. So how it is helpful in finding out the magnetic field. चलिए इसको देख लेते हैं. सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टर है, आर डिस्टेंस आर रेडियस का एक क्लोज सर्कुलर लूप हम कंसीडर कर लेते हैं. इसका कोई एलिमेंट लेंथ एलिमेंट डीएल हम लेते हैं. डीएल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड रूल से आप देख सकते हैं. तो डीएल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन इस केस में एक दूसरे के पैरेलल होगी. और तो अगर हम डायरेक्शन इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा. और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपने देखी कि डी एल और जो बी है वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एंगल दोनों के बीच में 0 है और कोस 0 1 होता है. तो और जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल से बाहर हम ले सकते हैं और डीएल को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो जब डीएल को हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन जाएगी जिसकी वैल्यू होती है 2πr. तो यहाँ से हम b को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये 2πr जो है इधर डिवीजन में आ जाएगा और b की वैल्यू जो है इसी इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. सेम वैल्यू हम बायर्ट-सावर्ट्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर बायर्ट-सावर्ट्स लॉ से फाइंड आउट करना more complex than finding using the Ampere's circuital law. Now, अब हम जो इसका सब केस था उसके बारे में बात करेंगे. सब केस ये कहता है कि अगर ये वायर जिसकी बात अभी हम कर रहे थे इसको ऐसे जूम इन करके देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके अंदर और बाहर कैसे वेरी करती है. इनसाइड पॉइंट्स के लिए और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए या सरफेस के लिए किस तरह से वेरी करती है. तो यहाँ से आप ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर इसका रेडियस इस वायर का जिसको हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया था इसी को ही जूम इन करके हमने बड़ा कर दिया है और इसका जो रेडियस है उसको हमने ए लिया है और इसके बाहर कोई पॉइंट है पी सपोज कीजिए उसकी डिस्टेंस आर ली है. तो इसमें यही पूछा गया है कि जब ये आर की वैल्यू लेस देन ए हो जाएगी तो ये पी पॉइंट इनसाइड हो जाएगा. जब आर की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी तो ये पी पॉइंट यहाँ सरफेस पे आ जाएगा और जब आर की वैल्यू ए से ग्रेटर देन होगी तो पी पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा. तो इनसाइड के लिए हम शो करेंगे कि ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. फिर आउटसाइड पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी सरफेस पे होगी और फिर ये वायर से बाहर सभी पॉइंट्स के लिए इस तरह से 1/r के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिक्रीज होता जाएगा. So let us see how we can do that. Now first case कि अगर इस वायर जिसकी हम बात कर रहे थे जिसको हमने जूम इन करके ऐसे देखा है जिसका रेडियस a है और कोई आउटसाइड पॉइंट है वहां पर डिस्टेंस r है. अब आप देखिए कि ये r जो है ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ सरफेस पर. तो पहले हम बात कर लेते हैं इनसाइड की कि अगर ये पॉइंट इनसाइड पे है
मतलब हम कोई आर यहाँ अंदर लेते हैं, तो जब अंदर लेंगे तो इसका एक सेक्शन इस वायर का इस तरह से बन जाएगा। मतलब इनसाइड ये एक सेक्शन इसका बन जाएगा जिसका रेडियस आर है और वायर का रेडियस जो है वो हमारा ए है। तो ए रेडियस के लिए करंट की वैल्यू अगर आई हो तो आर रेडियस के लिए करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो हम इसको जिसका इनका एरिया है उनके रेशो से ही इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये इनक्लोज्ड करंट जो अंदर जितना सेक्शन बचा है, इस सेक्शन के जगह में करंट निकालना हो तो वी कैन फाइंड आउट बाय द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज। और जो अंदर एरिया है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा अंदर सेक्शन जो है इसका बनेगा पाई आर स्क्वायर। और जो आउटसाइड है मतलब कंप्लीट जो हमारी वायर है होल वायर जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा पाई ए स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम करंट आई को मल्टीप्लाई कर दें एरिया के रेशो के साथ, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर, देन we are left with the current only for the inside section, that is enclosed current। तो देखिए हमने फिर बिल्कुल ऐसे ही किया है कि करंट इनक्लोज जो है इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आई इंटू एरिया ऑफ द लूप इनसाइड लूप एंड टोटल एरिया। तो यहाँ से आप देखिए करंट मिल गया पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये इनक्लोज करंट हमें यहाँ मिल जाता है। नाउ लेट अस अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ which states that VDL integral is equal to mu naught into current enclosed. In our case, current enclosed is this one, and their integral will be 2 pi r. So, the B inside for the intersection will be in this one. Now you can clearly see that B is now directly proportional to R, because all these will be constants. 2 pi radius of the wire, mu naught current flowing, and R is variable. So this proves that B inside will be directly proportional to the R. So this part of graph, this is the explanation for this part of the graph. And now when the radius, the distance is greater than A, that is outside point, this is our wire, current flowing through it I, and we are now here when R is greater than A. So this is the case which we have already discussed। हमने क्या किया था पहले, कोई स्ट्रेट कंडक्टर था और हमने किसी आउटसाइड पॉइंट के ऊपर B की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, which is the derivation for Ampere circuit law। So nothing new we have to do, is the same outside mu naught I upon 2 pi R। So you can clearly see that now B outside is inversely proportional. Now R is in the denominator. So this clearly explains this part of the graph। ये जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है इसको ये क्लियरली ऐसे यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि बी अब जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं और सरफेस के ऊपर दोनों सेम हो जाएंगे तो आर की वैल्यू जो है वो ही हो जाएगी। अब जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अगर हम a/2 अबव हो सरफेस से a/2 बिलो हो तो किस तरह से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड का रेशो बता सकते हैं। देखिए ये वायर ऐसे थी और ये हमारा रेडियस जो था वो a था। हम किसी पॉइंट आउटसाइड के ऊपर a/2 अबव हम निकालना चाहते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो a प्लस a/2 हो जाएगी, मतलब 3a/2 हो जाएगी। और इनसाइड पॉइंट के लिए a/2 बिलो द सरफेस, a में से हमें a/2 कम करना होगा और ये हमारे पास a/2 इनसाइड हो जाएगी और 3a/2 आउटसाइड हो जाएगी। इसके बाद हमें बस इसमें एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना है। देखिए आउटसाइड के लिए 3a/2 हो गई
तो अबाउ जो है हमने आर की जगह जो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर जो होता है उसमें 3a/2 को पुट कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये म्यू नॉट आई 3 पाई a बन जाएगा किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए a/2 above the surface, and similarly for the below point we can put the value, but now this thing need to be keep in mind that you now apply the formula you have just found out here outside इनसाइड पॉइंट के लिए आपने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था ये वाला, इसका यूज करेंगे आप आर की वैल्यू को यहाँ पर रखने वाले हैं a/2 को, क्योंकि आपने इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। तो हम बच्चों इसमें हमने बस यहाँ पर आर की वैल्यू को अबाउ रखना है, ये वेरिएबल रखना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर है, ये a है, इससे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 2 जा 4 पाई a बन जाएगा और ऊपर बनेगा म्यू नॉट। तो अबाउ एंड बिलो दोनों ही हमारे पास आ गए हैं। अब इनका हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशो अबाउ रेशो बिलो, और दोनों की वैल्यूज को रखा, ये अबाउ की वैल्यू ये बिलो की वैल्यू, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ओनली आपके पास ये 4 और 3 ऐसे आ जाएंगे और ये रेशो बन जाएगा 4/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और रही बात मैक्सिमम वैल्यू की, तो आपने ग्राफ से भी देखा कि यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है, उसके बाद जो है ये ऐसे रिड्यूस हो जाता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब आर की ए के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो बी मैक्स विल बी म्यू नॉट आई आर इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द magnetic field at a point on the apex of a long solenoid with closely wound turns। हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर ये कोई सोलेनॉइड है तो इसके एक्सिस पर बी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सोलेनॉइड को डिफाइन करते हैं। सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ long wire wound in the form of a helix. Their neighboring turns are closely spaced. सोलेनॉइड एक लंबी वायर है जिसको लपेटा गया है हेलिक्स के फॉर्म में। हेलिक्स मतलब इस कुंडली की फॉर्म में, जहां पर नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड, यहाँ पर जो टर्न्स हैं वो बिल्कुल पास पास रखी गई हैं। The field between two neighboring turns vanishes. The field at the interior midpoint P is uniform. This field outside the solenoid appears approaches 0. जो मैग्नेटिक फील्ड है के बीच में ये वैनिश हो जाता है, आउटसाइड में वैनिश हो जाता है, और जो इंटीरियर है यहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड रहता है, आउटसाइड में वो 0 हो जाता है। तो इस डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको दिखाया गया है। दिस इज एक्चुअली लाइक दिस, इस तरह से है। तो जो वायर्स हैं, जो वायर हैं, कहीं पर भी आप जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है करंट की डायरेक्शन, सपोज कीजिए करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो आपका थंब होगा that will give the direction of current, and the curve of fingers like this we give the direction of the current at every turn। किसी भी टर्न के लिए हम डायरेक्शन देख सकते हैं, और एज ए होल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो आउटसाइड में मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, अप्रोच इज 0 and it is mostly concentrated inside the solenoid। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी सोलेनॉइड के लिए फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपने इसी सोलेनॉइड को इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है।
मतलब दिस इज अ सोलेनॉइड, जस्ट इसका आउटलाइन हमने एक डायग्राम इस सोलेनॉइड का यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको लाइन इंटीग्रल लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड का इसी क्लोज पाथ के लिए। तो हम क्लोज पाथ यहाँ पर एक रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल इस तरह से प्लेस किया गया है कि इसका कुछ पार्ट आउटसाइड है और कुछ पार्ट इनसाइड है। ये जो साइड्स हैं इसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। तो हम ए से स्टार्ट करके दिस इज ए, बी, देन सी, देन डी एंड देन ए, ऐसे हम इसको लाइन इंटीग्रल इस क्लोज पाथ के लिए लेंगे। तो ए बी सी डी के लिए हम लाइन इंटीग्रल लेंगे। तो जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये ए बी कंपोनेंट यहाँ से आते ए बी कंपोनेंट हो गया, दिस इज बी सी कंपोनेंट, दिस इज सी डी component, and this is BA component. So you can see that for this component, the line integral will be BDL for AB because the magnetic field direction is in this, and this is the direction of your rectangle। जो आपकी साइड है उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा और cos 0 1 होता है। इन दोनों साइड्स के लिए एंगल 90 डिग्री हो और cos 90 जो है वो 0 होता है। तो इसके लिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी और आउटसाइड में कोई फील्ड ही नहीं है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसलिए यहाँ भी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 आने वाली है। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम ऐसे एड अप करके लिख देंगे और ये सारे जो हैं 0 हो जाएंगे। ओनली यू आर लेफ्ट विद ए बी, जो ए बी सेक्शन है उसका इंटीग्रल जब आप करेंगे तो उस 0 हो गया और यहाँ पर डीएल हो गया और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल मिलने वाली है। और बाकी सब देखिए 0 0 0, सारे तीनों सेक्शन बाकी 0 हो जाएंगे। तो जब हमने इंटीग्रल किया तो हमें भी एल मिला, लेकिन ये सिर्फ वन टर्म के लिए हमने कैलकुलेट किया है मैग्नेटिक फील्ड। इफ देर आर एन टर्म्स देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एन। और कब तो जो लाइन इंटीग्रल है तो वो हमें मिलेगा BL। Another way to find line integral is using Ampere's circuitry law. Applying the Ampere's circuitry law, we can get the magnetic field line integral as mu naught Ni. So we can equate these two equations, BL and mu Ni। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन एल मिल जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट। और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन उसकी लेंथ है, एल जो है वो लेंथ है, एन टोटल टर्म्स हैं, और जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब एन बाई एल है। तो यहाँ से जो एन बाई एल है इसको हम स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। तो इसी सोलेनॉइड के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। Now let us see the next sum. Two non-straight parallel conductors carry steady currents I1 and I2 separated by distance d. If the current are flowing in the same direction, show how the magnetic field set up in one produce attractive force on the other. Obtain the expression for the force, hence find the ampere. The gram expression for the force per unit length between two non-straight parallel current carrying conductors, hence define the SI unit of the current. So you can see this is a very important question और इसको करना भी सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ पर दो कंडक्टर ऐसे दे रखे हैं, ये दो कंडक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों में जो करंट है इस डायरेक्शन में वो करना है। बस आपको ये जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या क्या हमने जो सपोज किया है, ये डिस्टेंस डी है, एल इसकी लेंथ है कंडक्टर की,
ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है। अगर आप देखें कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पर भी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ से हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो ये ऐसे घूमकर हम एक सिंगल सर्कल से दिखाते हैं। ये देखिए ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्शन एक दूसरे के यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट बन जाती है बीच में। अगर ये इस तरफ इनसाइड जा रहा है, ये आउटसाइड की तरफ हमें आता हुआ नजर आएगा इस पॉइंट पर बीच में। तो बस जो एफ ए बी है वो फोर्स ऑन ए है ड्यू टू बी, और जो एफ बी ए है दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एंड यू कैन सी दैट this will be the direction of field, magnetic field, and this is direction of magnetic field. You can see here, और यहाँ पर डायरेक्शन इस तरह से होगी। So two parallel conductors AB separated by distance D carrying current IA and IB respectively. Magnetic field produced by conductor along the conductor B. A conductor का B के along magnetic field की वैल्यू क्या होगी? This we already know. हमने एक straight conductor के लिए पहले से ही ये डेरिवेशन जानते हैं कि B की वैल्यू होती है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, और यहाँ पर R जो है हमारा B है। तो एक कंडक्टर के लिए दिस इज द वैल्यू। Now, what you need to use this force formula. If current I is flowing in the circuit in the conductor, then it will exert a force that is equal to F I L V sin theta, या हम कह सकते हैं F equal to I L cross B. So this force will be acting on conductor B due to this field A. In our case, theta is 90 degree, so this will become I will change to IB, because this is the force on B due to A. Current is in B, therefore it will experience a force by the field of A. ये थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको लिखने का तरीका जो है इसको फॉलो करना है, because you are finding force on B due to A, because current is flowing in B and it is experiencing force due to A, magnetic field of A. So you can put the value of B here, you have already calculated, और यहाँ से आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ बी म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2πd। और अगर इसको पर यूनिट लेंथ निकालने तो हम टोटल लेंथ से डिवाइड करना होगा और एफ जेल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा और द पर यूनिट लेंथ। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए will be equal and opposite to force on A due to B. So we can use this relation. This force is related by this formula. This is force on A due to B. You can also see in the diagram. They are equal and opposite to each other. तो यहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और ये जो फोर्स है उसको हम बता सकते हैं। Now, by Savart's law, angular Lorentz force yields exert in accordance with Newton's third law. तो चाहे हम लॉरेंस फोर्स का यूज करें या बाय सावर्ट्स लॉ का यूज करें, वो बिल्कुल न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन की इक्वल रिएक्शन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट हमें देते हैं। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं।
इसमें इस क्वेश्चन का एक पार्ट था कि एम्पियर को डिफाइन करो यूजिंग दिस फॉर्मूला. So we can easily do this. Let us use this equation we just found out कि भाई B के ऊपर K के कारण जो फील्ड है फोर्स है उसकी वैल्यू ये है. अब सपोज कर लो दोनों ही कंडक्टर्स में इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है. तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. तो आपके पास फोर्स कितना बचा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ओनली. तो हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर को कि अगर फोर्स इतना हो और डिस्टेंस 1 हो तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो है वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जब करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो और बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो. तो यहाँ से हम लिखिए जब ये सारे 1 एम्पियर हो गए, डिस्टेंस 1 मीटर हो गई, तो एफ बी ए की वैल्यू जो है वो नॉट अपॉन 2 पाई बचेगी और आप म्यू नॉट की वैल्यू जो है जानते हैं ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ये कैंसिल हो गया और आपके पास ये force की वैल्यू बची. So we can define that if the force between two conductors is 2 into 10⁻⁷ Newton per meter and separation between them is 1 meter, then definitely 1 ampere current will flow through each conductor. ठीक है, तो this is what is written. ये वही बात यहाँ पर लिखी है. Now next question, draw an expression for torque acting on a rectangular current carrying loop kept in a uniform magnetic field. Indicate the direction of torque acting on the loop. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आपने इसको कर लेना है. ये किसी रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है तो वो किस तरह से इसके ऊपर फोर्स लगता है. तो इसको समझने के लिए हमें पहले एक कंसेप्ट को समझना होगा. चलिए यहाँ पर आप देखिए कि अगर किसी वायर को कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए. देखो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और यहाँ पर यूनिफॉर्म ये ग्रीन लाइंस जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये यहाँ पर हमने एक वायर को ऐसे प्लेस कर दिया है. तो करंट फ्लो यहाँ पर कर रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री की दूरी पर है. तो जब इस तरह से किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर एक ऐसे फोर्स लगता है. इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड. ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में. तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं. अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से पोजीशन कीजिए तो वो ये आपका थंब हो गया, ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, दिस इज योर मिडिल फिंगर. तो इसमें जो थंब है सबसे पहले करंट जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में हेड कीजिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द कंडक्टर. तो इसको अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और इसके बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, टेयर ऑन रखना है, तो जो थंब होगा वो आपको उसकी डायरेक्शन को बताएगा. That the force exerted by both these fields, current and magnetic field. और इसको याद रखने के लिए बच्चे जो हैं इसको फादर मदर चाइल्ड ऐसे भी याद रख लेते हैं. फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. तो आपने याद रखना है कि ऑलवेज जो आपकी
मिडिल फिंगर है ये करंट की तरफ रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी इंडेक्स फिंगर करंट की तरफ है और सॉरी आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, तो थंब जो है आपका ऊपर की ओर होगा। इसमें आप ये देखिए कि अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ होती, करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ होती तो ये फोर्स आपका ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड हो जाना था। अब अपने हाथ लेफ्ट हैंड रोल को जैसे मैंने बताया है इस तरह से पोजीशन करके देख लीजिए, मतलब ये डायरेक्शन ट्विस्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, जैसे आप करंट इस डायरेक्शन में लेंगे। इसको यहाँ इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी डेरिवेशन करना है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को दो मैग्नेट यहाँ पर लगाकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप इस इन ग्रीन लाइन से भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए ये करंट की डायरेक्शन हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन है करंट की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर हम इन दोनों पोजीशंस पर अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड हो जाएगा और यहाँ पर फोर्स जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। दिस इज अपवर्ड पोजीशन ऑफ द फोर्स एंड दिस इज डाउनवर्ड फोर्स। तो इसी कारण से ये कॉइल जो है रोटेट करती है, बिकॉज यहाँ पर इसको ऐसे लिफ्ट मिल रहा है और यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब टॉर्क क्रिएट हो गया। टॉर्क मतलब क्या होता है, equal and opposite force acting along a line ऐसे। ये टॉर्क यहाँ पर बन जाता है, इस टॉर्क से ये कॉइल रोटेट करती है। आई थिंक कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इन डायग्राम से। मैंने कोशिश की है आपको बेहतर ढंग से इसको समझाने की, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हाउ दिस एक्चुअली इज गोइंग ऑन। तो सेम वही डायग्राम का आउटलाइन यहाँ पर भी बनाया गया, आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये करंट इस कॉइल में से फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्शंस जो हैं फ्लो की गई हैं। दिस इज current flowing in this direction and this is your magnetic field in this direction. So rectangular loop carrying current I placed in magnetic field B, AD and BC के ऊपर जो ये AD और BC है इन पे कोई फोर्स नहीं होगा, because these are just lying with 0 degree angle with the magnetic field. So no force will be exerted. आप देख सकते हैं BC पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी और AD के लिए भी साइन थीटा जो है 180 होगा। तो इन बोथ केसेस द फोर्स विल बी 0। तो हमारे पास जो बचेंगे जहाँ फोर्स लगना है वो ये दो एलिमेंट्स, दो ये यहाँ पर जो है फोर्स लगने वाला है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में बताया था कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो हमें टॉर्क जो है वो फाइंड करना है। टॉर्क आप जानते हैं आर क्रॉस एफ होता है, आर जहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और एफ आपका फोर्स होता है। तो जैसे ये सपोज कीजिए ये कोई कपल है, कपल मतलब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर यहाँ पर लग रहे हैं, तो जो ये डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस हमें निकालनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। लेकिन हमारे केस में ये डिस्टेंस इस तरह से है, यहाँ फोर्स है, यहाँ फोर्स है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है जो कि कंडक्टर की ये विड्थ है ए है। मतलब सपोज करो यहाँ और यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई जो कि ए है। तो टॉर्क में आर एफ की जगह देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ए आ गई, एफ की जगह हमारा फोर्स जो होता है आई एल बी साइन थीटा आ गया और एल की जगह
जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन आवर केस इज डी, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा आई बी बी साइन थीटा। और जो पोजीशन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वहां पर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो इन दैट सेंस and sin 90 is 0, so our torque will be, this is force and our torque will be in that way, a I b b this one, ये हमारा टॉर्क बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स विल बी आई बी बी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे बनेगा, आई बी बी एंड ए इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस होल विल बिकम टॉर्क, and in that particular formula, this A into B actually is the area of the coil. So ये बन गया IAB. So this is the derivation for torque experienced by a rectangular coil placed in uniform magnetic field. Now this was the case when it was just lying flat in the field. Now suppose that this coil is making some angle theta with the field. ये देखिए वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अब जो कॉइल है वो यहाँ पर थीटा एंगल फील्ड के साथ बना रही है। करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल। सो बस एक ही डिफरेंस होगा कि जहां पर हमने साइन थीटा को 1 ले लिया था, हम वहां साइन थीटा को 1 ना लेके साइन थीटा एक्चुअल एंगल लेंगे, जो भी एंगल वहां पर बन रहा है। तो टॉर्क हम लिखेंगे आई ए बी साइन थीटा। दिस इज फॉर वन टर्न ऑफ द कॉइल बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड ओनली वन टर्न, ये वन टर्न की हमने बात की है। पर वन टर्न की बजाय बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं। आप देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी टर्न्स, बहुत सारी टर्न्स हो सकती हैं। देयर कैन बी एन टर्न्स, तो एन टर्न्स के लिए टॉर्क जो है वो ये भी साइन थीटा हो जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन पुट मोर, क्या हम उसमें और कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि जो ये आई इंटू ए का प्रोडक्ट है, इसको हम एम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। We will define this quantity product of current and area. So for one turn m will be Ia and for n turns m will be NIE. So in place of NIE we can use small m, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्वांटिफाई करता है कि जो टॉर्क है that will increase proportionately if current is more, torque will increase if area will be more, and instead of saying individually we can say the product, if the product of current and area is more, then its magnetic moment, whole magnetic moment of the coil will increase. तो और अगर टर्म्स बढ़ा दें तो मैग्नेटिक मोमेंट और इस तरह से इंक्रीज की जा सकती है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। तो जब हम इस तरह से कोई क्वांटिटी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो उसको जो है हम सम अप करने के लिए ऐसे नई क्वांटिटी को डिफाइन कर देते हैं। तो in place of NIA we can use M, and this is our B magnetic field and this is sin theta। और यहाँ पर आप देखिए कि हम अगर इसको वेक्टर बनाना चाहें मैग्नेटिक मोमेंट को, एंड तो एक नंबर है, I is also a number, but the area, there can be area vector along the whole area, area के along एक यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करके एरिया को वेक्टरी फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर एरिया वेक्टरी फॉर्म में दिखा सकते हैं तो फिर हम मैग्नेटिक मोमेंट को भी एरिया की वेक्टरी फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये बन जाएगा एम बी साइन थीटा, और अगर हम साइन थीटा को वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, बिकॉज here this is already known to you how we can write the sin theta in the vector form। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा with the diagrams, with the concept, with Fleming's left hand rule, keeping all these concepts in mind, you have to think about
and do it correctly. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस सिलसिले में. Draw the label diagram of a moving coil calorimeter. Very important question. Prove that the radial magnetic field, the deflection of the coil is directly proportional to the current flowing in the coil. और हम इसमें प्रूव करेंगे कि पहले तो हम ये बताएंगे कि मूविंग कॉइल कैलोमीटर होता क्या है, और उसके बाद जो इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है और उसके अंदर जो कॉइल रखी जाएगी उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल वो डिफ्लेक्शन होगा. और इसी क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं. लेबल डायग्राम बनाइए कैलोमीटर का, वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए, इसमें सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखना क्यों जरूरी है, इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड बन सकते हैं. तो आइए हम इसको करते हैं. ये देखिए बहुत सारे इसमें कंसेप्ट और इन वन क्वेश्चन ये बन जाता है, लेकिन सबको एक ही तरह से हम आंसर कर सकते हैं. अगर आपको कोर कंसेप्ट समझ में आ गया कि मूविंग कॉइल हमको एलिवेटर होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, देन वी कैन इजीली डू इट. ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इसका बेसिक प्रिंसिपल तो वही है जो आपने यहाँ पर ये देखा था कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर टॉर्क लगता है, वो रोटेट करती है. और अगर इस कॉइल के साथ अगर कोई पॉइंटर हम अटैच कर दें तो वो भी रोटेट करेगा, मतलब उसमें भी रिफ्लेक्शन आएगी. लेकिन डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया है. यहाँ पर जो मैग्नेट हैं, इंस्टेड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ट्यूबर्ड शेप, हमने थोड़ा इसको इस तरह से बनाया है. इस तरह के मैग्नेट हमें यूज़ करना है, इधर भी ऐसे ही. और ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर ना लेके इसको भी हम इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और सर्किल की फॉर्म में यहाँ पर बनाने वाले हैं. ये देखिए, तो ये देखिए जो हमने चेंज किया शेप में मैग्नेट के पोल्स के, इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ऐसे हो जाएगी. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी. और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज कीजिए किसी एक लाइन को ले लिया हम, यहाँ से यहाँ अपना ड्रॉ किया हम, तो ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. तो जब इस तरह के फील्ड में, और जो पहले था वो इस तरह से था, मैग्नेटिक फील्ड सीधा बिल्कुल, और अब जो है वो इस तरह से है. तो जब इस तरह के फील्ड में हम किसी कॉइल को रखेंगे, सपोज कीजिए कॉइल की पोजीशन ये है, तो यहाँ पर देखिए एंगल जो है वो 90 डिग्री से रहने वाला है. और जो कॉइल यहाँ पर आप सपोज कीजिए तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का रहेगा. और अगर यहाँ पर आप सपोज कीजिए तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का रहने वाला है. तो इस पार्टिकुलर डिजाइन से जो टॉर्क है वो यूनिफॉर्म रहता है, और जब ये कॉइल रोटेट करेगी, इसके साथ हमने एक पॉइंटर ऐड किया है, अटैच किया है. तो ये जब कॉइल रोटेट करेगी, सपोज कीजिए पहले कॉइल यहाँ पर थी और रोटेट करके यहाँ पहुंच गई, तो पॉइंटर भी यहाँ पहुंच जाएगा. और यहाँ पर हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्केल लगाया हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा डिफ्लेक्शन का, या फिर अगर इसको हम कन्वर्ट कर पाए एमीटर या वोल्टमीटर में तो हमें वोल्टेज या करंट की वैल्यूज भी पता चल जाएंगी. So this is the basic design of moving coil galvanometer. इसके अंदर जो कोर जिसके ऊपर हमने ये कॉइल को रोटेट रैप किया है, वाउंड किया है, ये बनी है सॉफ्ट आयरन कोर से. और बिल्कुल इसको हमने पाइवट किया है किसी पॉइंट के ऊपर, और इससे एक स्प्रिंग भी अटैच किया है. स्प्रिंग से ये अटैच किया है कि जब जैसे ये रोटेट इस पर टॉर्क लगेगा, ये इधर रोटेट हो जाएगी. लेकिन जैसे ही करंट रिमूव किया तो इसको अपने वापस पोजीशन पे भी आना है. तो वापस पोजीशन के लिए हम यहाँ स्प्रिंग जिसमें रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करता है, इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस स्प्रिंग.
तो स्प्रिंग हो गया, कॉइल हमने यहाँ पर इस कोर के ऊपर क्वांटिटी, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये इस तरह से रेडियल शेप का फील्ड यहाँ पर बन गया है, मैग्नेट्स परमानेंट है और यहाँ पर पॉइंट रहे हैं। तो ये डायग्राम आपने प्रॉपरली यहाँ पर बना देना है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर चाहिए। तो चलिए, जो मैंने बताया बिल्कुल वही यहाँ पर लिखा है। मूविंग कॉइल कैलमीटर है, कंसिस्ट ऑफ कॉइल मैनी टर्न्स फ्री टू रोटेट, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज की गई है, जो इसको रेडियल तो बनाती है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। ये आपने पढ़ा था कि जब हम किसी सोलेनॉइड में अगर किसी कोर को, सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए वहां पर हम ये सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। तो जो टॉर्क लगने वाला है वो आपका था टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा। जैसे कि आपने किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, लेकिन आपने देखा कि थीटा हमारा एवरी केस में 90 डिग्री रहेगा, तो इसलिए साइन थीटा की जगह हम ओनली वन यूज करते हैं, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, बस ये साइन 90 है। तो टॉर्क विल बी दिस वन। सो द सेम फॉर्मूला जो हमने पहले ट्राई किया था यहाँ हम यूज कर सकते हैं किसी एरोनोमीटर के लिए भी, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल वही है, सब कुछ सेम है, कोई भी अंतर इसके अंदर नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द coil, A is the area of cross section of the coil, B is the magnetic field in which the coil is placed. Now one thing you need to notice कि अगर मान लो ये coil, ये पॉइंटर यहाँ पर है और करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है, स्प्रिंग ने इसको बिल्कुल यहाँ पर खींच के रखा हुआ है ओरिजिनल पोजीशन में। जैसे ही आपने कॉइल में करंट सप्लाई किया तो ये तुरंत टॉर्क महसूस करेगी और टॉर्क से जो है ये पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन आ गया जिसको हम फाई कह सकते हैं, दिस इज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, दैट इज फाई। और अगर करंट ज्यादा हुआ तो ये पॉइंट यहाँ भी जा सकते हैं, मतलब फाई की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर करंट ज्यादा हुआ और फाई की वैल्यू घट जाएगी अगर ये करंट कम हुआ। तो ये टॉर्क है, ये टॉर्क से डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो टॉर्क के प्रोपोर्शनल आपका टॉर्क जो है आपका वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल हो गया। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, higher the torque, higher is the deflection, lower is the torque, lower is the deflection. So you can use this equation as this one, as torque is proportional to deflection, and if you remove this proportionality then we can use a constant k here. So torque is also k phi proportional to deflection. So there are two ways to express torque, there are two equations, so these can be equated, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इक्वेट कर दिया, तो जब इक्वेट करेंगे तो वी कैन फाइंड द डिफ्लेक्शन हियर, कि डिफ्लेक्शन जो है, जो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है वो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, बस ये के जो है इसके नीचे यहाँ पर आ गया। तो व्हाट यू नोटिस्ड कि फाई जो है वो एक्चुअली करंट के प्रोपोर्शनल आया है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स आर फिक्स्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड, और ए पार्टिकुलर बैरोमीटर बी इज फिक्स्ड एंड दिस कांस्टेंट के इज फिक्स्ड। सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और वैसे भी ऑब्वियस है कि कम करंट के लिए कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन। सो यू कैन सी दिस। तो अब हम डिफाइन करेंगे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव है आपका कन्वेयर। सपोज कीजिए करंट तो बहुत ज्यादा था लेकिन डिफ्लेक्शन थोड़ा सा आया, और थोड़ी सी करंट के लिए बहुत सा डिफ्लेक्शन आ गया, दैट मीन इट इज सेंसिटिव। तो अगर हम सपोज की डिफ्लेक्शन वैल्यू आई 10 और आपने करंट दिया 5, तो ये अगर आप रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट देखें तो 2 निकल के आता है, और इतने ही करंट के लिए अगर डिफ्लेक्शन आ गए 20 तो ये 4 निकल के आते हैं। तो ये 5/I की जो रेशियो है एक्चुअल में दिस इज आवर करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शंस पर यूनिट करंट। तो अब हम देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जैसे हमने करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया बिल्कुल
ऑन ए टर्म्स पे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं. वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शंस पर यूनिट वोल्टेज. तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला डिफ्लेक्शन के लिए है वो है एन ए बी अपॉन के एन टू आई. हम इस के दोनों साइड में वी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आई बाई वी बन जाता है. और ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर होता है, और वहाँ से आई बाई वी का रेशो जो है 1/r हो जाता है. तो इसलिए हम यहाँ पर 1/r यूज करते हैं. तो इसलिए ये हो जाएगी हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर लो वोल्टेज के लिए भी हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो रिफ्लेक्शन एनफ देता है, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा. और अगर वोल्टेज के लिए उसके डिफ्लेक्शंस एनफ नहीं है, या डिफ्लेक्शंस पर यूनिट वोल्टेज अगर उसकी कम आती है, तो वो लेस सेंसिटिव होगा. यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इज द इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि करंट की सेंसिटिविटी बढ़ाने से क्या वोल्टेज की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है. अगर सपोज कर लीजिए आपके पास ये एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते थे और आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो आप देखिए यहाँ जो वायर की लेंथ है वो भी डबल हो जाएगी. और जब वायर की लेंथ डबल होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. तो मतलब रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 2r हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2n हो जाएंगे. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स विल आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस, एंड दे आर इन दिस रेशियो. सो इंक्रीज इन वन will be nullified by the increase in the other. So in order to increase the current sensitivity, you will not get any increase in sensitivity of voltage. That is, voltage sensitivity will remain the same. Next इसमें क्वेश्चन बनता है important कि with the help of a circuit show the moving coil galvanometer can be converted into an ammeter or voltmeter of a given range. हम किसी galvanometer को एक एमीटर में या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डायग्राम की हेल्प से आपने एक्सप्लेन करना है. और राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला आंसर, इसका फॉर्मूला भी आपने बताना है. तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पहले आइए देखते हैं कि ये किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है. आप जानते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कोई लोड रेजिस्टेंस है, और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया. ये लोड रेजिस्टेंस मतलब कोई फैन, कोई बल्ब, या कोई भी इक्विपमेंट्स, या नॉर्मल एक रेजिस्टेंस भी, अगर इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि एमीटर को प्लेस किया जाना है सीरीज में. एमीटर को लगाया जाना है करंट थ्रू चेक करने के लिए. अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट. बहुत सारा करंट इसमें फ्लो कर जाएगा और ये डैमेज हो सकता है. तो ये बहुत सारा करंट यहाँ से बाईपास अगर हम करवा दें, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये सेटअप यहाँ पर सेम ऐसा ही है. यहाँ पर आप देखिए कि हमने इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ सीरीज में लगाया है, बट इसके साथ एक यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस, इसको शंट में कहते हैं, इसको यहाँ पर लगा दिया है. इससे क्या होगा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है that will flow through this bypass, and only this small amount of current, that is Ig, will flow through the galvanometer. And this whole setup in these dotted lines, this will be called ammeter. इसको ammeter कहा जाएगा. और जहाँ तक बात कैलिब्रेशन की है, इसकी रेंज की है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 एम्पियर करंट को मेजर करना है, और 1 एम्पियर करंट यहाँ पर है सर्किट में, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और हमारा जो एमीटर है उसको वाइटर के ऊपर 1 एम्पियर शो करना है. बट 1 एम्पियर में से बहुत सारा पार्ट जो है यहाँ से इसमें से बाईपास हो जाएगा. ओनली वेरी स्मॉल करंट, सपोज करो 0.001 एम्पियर विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो हम जो पॉइंटर है, पॉइंटर की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि जहाँ पर हम 1 लिखेंगे, दैट विल correspond to this 0.001 एम्पियर. और इसी तरह से जहाँ हम 2 लिखेंगे इस स्केल के ऊपर, that will correspond to 0.0002 ampere. So that simply means
कि करंट जो है वो इसमें से उतना फ्लो नहीं कर रहा है, बट दिस इज गिविंग एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकॉज इट इज कैलिब्रेटेड लाइक दिस वे। अगर हमें 10 एम्पियर के लिए इसको कैलिब्रेट करना है तो IG की वैल्यू जो है अपने आप जो है 0.001 इंटू 10 हो जाएगी। तो दिस अमाउंट ऑफ करंट IG will give full deflection, that is मैक्सिमम वैल्यू जो होगी करंट की जितना ये मेजर कर सकता है 10 एम्पियर के लिए कैलिब्रेट किया गया है, तो IG की वैल्यू इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जहां तक बात इसके शंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की है, इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्लोज लूप अगर हम डिफाइन करें तो किरचॉफ लॉ से जो सिग्मा IR है वो 0 होता है। तो अगर हम लूप को ट्रेस करें, वी विल ट्रेस द लूप लाइक दिस, यहाँ से जाएंगे करंट की फ्लो की डायरेक्शन में, तो IG करंट और रेजिस्टेंस G पॉजिटिव होगा, और जब हम ऐसे जाएंगे करंट की फ्लो की रिवर्स डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव होगा, और करंट है यहाँ पर I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस यहाँ पर है इस ब्रांच में S, इसकी वैल्यू होगी 0। ये माइनस साइन जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा और हमारी इक्वेशन ये यहाँ पर बनने वाली है, और यहाँ से हम इजीली S की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट। नाउ this galvanometer can also be used to convert into a voltmeter। voltmeter के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पहले इसको देखा था कि अगर कोई रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर है और हमने इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज को चेक करना है या पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करना है, और हमने अगर डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर यहाँ अप्लाई कर दिया तो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा और ये डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर एक हाई रेजिस्टेंस हम लगा दें, हाई रेजिस्टेंस जो है वो इसको इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को प्रिवेंट करेगा, और ये जो सेटअप है ये वाला ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वोल्ट मीटर की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि ये रेजिस्टेंस हमने यूज किया जो कि हाई वैल्यू का है, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर, और जो डॉटेड लाइंस के अंदर सेटअप है ये हमारा बन जाएगा वोल्ट मीटर। और यहाँ भी सेम वैसे ही जो वोल्टेज ड्रॉप है इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू IR एंड रेजिस्टेंस इज R प्लस G बिकॉज दे आर इन सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस को हम सीधा ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप V यहाँ ऐसे यहाँ पर आ जाएगा V बाई IG, और R प्लस G की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से हम R की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर लार्ज रेजिस्टेंस को यूज किया है। तो वैल्यू अगर फाइंड करनी है कि कितना रेजिस्टेंस लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कि how much voltage we are going to measure, how much current is going to flow through the galvanometer, and what is the resistance of that given galvanometer। ये पैरामीटर्स अगर हमें मालूम होंगे तो we can use here that। तो वेरियस न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज किया जाता है, जहाँ पर ये हमारी मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर की जानी है, IG जो है हमारी वैल्यू है the current flowing in the galvanometer, and this one G is the resistance of galvanometer। तो इस तरह से चैप्टर यहाँ पर ऐड हो जाता है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट PYQs इस चैप्टर के कर लिए हैं, और होपफुली आपके लिए यह अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इतना तो आपको मिनिमम इस चैप्टर में करना ही है। इसके अलावा 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स MCQs केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस में बचते हैं वो अपने वो भी करने हैं, बट बिफोर दैट यू नीड टू you should get mastery over these PYQs। उसके बाद जो है आपने बाकी काम करना है। ठीक है, थैंक यू, और मिलते हैं अब हम अगले चैप्टर की नई वीडियो में।